नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। जब इतने दिन मेहनत की है तो ये लास्ट के दिनों में तो बेटा अपना 100% देना बनता ही है, क्योंकि ये लास्ट के कुछ दिन जो हैं ये निर्धारित करेंगे कि हमने जो अब तक मेहनत की है उसका हमें कितना फल मिलने वाला है। यही अंत के कुछ दिन प्रभावित आपको करेंगे, यही अंत के कुछ दिन प्रभावित आपकी तैयारी को करेंगे। और यहाँ क्योंकि शादियों का सीजन भी चल रहा है ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा काम। ये क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल भी होने वाला है आपके लिए इस बार काम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा मुश्किल होगा, उस पर भी हमें काम करना है, ठीक है। क्यों होगा मुश्किल भाई? क्योंकि कोई ना कोई जानकार रिश्तेदार किसी ना किसी की तो है ना, चलता रहेगा कुछ ना कुछ, किसी जानकार का, किसी रिश्तेदार का, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, पर उन चीज़ों को मैनेज भी साथ में करना है ना। चलिए, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम शुरू कर देते हैं पहले सवाल के साथ। पहले तो मैं कल का ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपको कर दूं क्लियर। देखो बेटा, विजय हजारे ट्रॉफी अब 2 हो गई हैं, तो अगर पिछला वाला पूछे तो कर्नाटक ने विदर्भ को हराया है पहला। 2024-25 पूछे ना, ध्यान रखना है। वैसे अब आपसे यही पूछेगा ज्यादा, मोस्ट इंपोर्टेंट इसे रखो, क्योंकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है। तो इसमें विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया है, पिछले साल कर्नाटक ने विदर्भ को हराया था। और ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना, ये वनडे फॉर्मेट में खेली जाती है। वनडे किसमें खेली जाती है मेरे शेरों? ये वनडे फॉर्मेट में खेली जाती है। जैसे ईरानी किसमें खेली जाती है? ईरानी प्लस रणजी जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती हैं। किसमें? तो ये टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती हैं, ठीक है मेरे शेरों। ईरानी और रणजी टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती हैं। और बेटा जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो T20 फॉर्मेट में, ये भी पूछ लेता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसमें खेली जाती है मेरे भाई? तो ये T20 फॉर्मेट में खेली जाती है ना। तो ये 3-4 जो ट्रॉफी हैं इनका फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए, कि तो कल वाला ये छोड़ देना। कल अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 बिल्कुल अभी शायद परसों ही हुआ है ये मैच, मेरे ख्याल से परसों ही हुआ है। तो विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया है बेटा, विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया है। और याद रखना है कि भैया पिछली बार कर्नाटक ने विदर्भ को, तो सबसे पहले केवल आप इस वाली को याद करो, इस वाली को ही याद करो, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से देखो एक बार अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं हम। हम्पी उत्सव के संबंध में हम्पी उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हम्पी उत्सव जिसे विजय का उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है और यह विजयनगर साम्राज्य के गौरव को प्रदर्शित करता है। हाँ बेटा, सही लग रहा है मुझे तो ये। दूसरा, सरहुल महोत्सव जिसे विजय उत्सव भी कहा जाता है, कर्नाटक में उराव, मुंडा और हो जनजातियों के नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमें सही बताना है। तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि जी सही तो केवल पहला है। सही क्या है? पहला ही है केवल, यानी कि ये तो झारखंड में रहता है। सरहुल कहां पे रहता है बेटा? झारखंड में, ठीक है। चलिए, तो कर्नाटक के कुछ उत्सव देख ले। कर्नाटक के उत्सव बताओ जल्दी से। कर्नाटक में एक भैंसा दौड़ होती है, कर्नाटक में बेटा भैंसा दौड़। अगर हम कर्नाटक के उत्सवों की बात कर ही रहे हैं तो वहां की भैंसा दौड़ कौन सी होती है बताओ? कंबाला। कंबाला जो उत्सव है, याद रखना है, ये कैसी है? एक तो बेटा ये भैंसा दौड़ है। क्या है? भैंसा दौड़। जैसे जल्लीकट्टू हमने तमिलनाडु में देखा था ना, वहां सांड से लड़ाई हो रही थी। लेकिन याद रखना है, मूंगफली, जो मूंगफली उत्सव है बेटा, अरे भैया मूंगफली लाके ही ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे उत्सव हो रहा हो। तो मूंगफली उत्सव भी कहां का है? ये भी वहीं का है। हुथरी, एक हुथरी है भैया, हुथरी, ये तो बड़े नाटक कर रहे हैं। हुथरी, ये तो भाई बड़े नाटक कर रहे हैं। तो याद रखना है, हुथरी जो है कोडवा समुदाय द्वारा किया जाता है। कोडवा, कोडवा जनजाति या कोडवा समुदाय लिखाएगा। तो हुथरी जो है कोडवा समुदाय द्वारा किया जाता है। और ये कहां का है? कर्नाटक का है हुथरी भी बेटा, ठीक है। चलिए, फिर एक गोम्बे हब्बा है, करगा है, करगा,
कर्नाटक का है। गोम्बे हब्बा, बेटा गोम्बे हब्बा जो है ये भी कर्नाटक का है। तो करगा भी कर्नाटक का है, गोम्बे हब्बा भी कर्नाटक का है, मैसूर दशहरा भी यहीं का है बेटा। मैसूर दशहरा भी कहां का है, ये भी यहीं का है। एक पट्टदकल उत्सव है, पट्टदकल, तो पट्टदकल उत्सव जो है बेटा, या महोत्सव नाम से जो भी आ जाए, तो वो भी कहां का है, ये भी कर्नाटक का ही है, पट्टदकल भी। कैलपौध है बेटा एक, कैलपौध, तो हुथरी जैसे कोडवा समुदाय करता है ना, वैसे ही कैलपौध भैया, कल की पौध बड़ा नाटक कर रही है, ये कल की पौध भी बड़ा नाटक कर रही है, तो कैलपौध भी बेटा ध्यान रखना है, ये भी कोडवा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। किसके, जनजाति। कल की पौध बड़ा कड़वा बोलती है यार, कल की पौध बड़ा कड़वा बोलती है, तो कैल पौध याद रखना है भैया, कोडवा जनजाति के द्वारा। कल की पौध ये बड़ा कड़वा बोलती है, ठीक है। और हमने एक मैसूर दशहरा कर दिया था। मैसूर दशहरा कितने, ये मैसूर दशहरा जो है कितने दिन का होता है, दशहरा का मतलब ही क्या हो जाएगा। तो मैसूर दशहरा के बारे में अगर आपसे डिटेल में पूछे तो सीधे सीधे बता देना बेटा, ये 10 दिन होता है। कितने दिन होता है, तो क्योंकि ये 10 दिन होगा, और ध्यान रखना है बेटा 10 दिन, और इसको गोम्बे हब्बा भी कहते हैं, 10 दिन, ठीक है। और याद रखना है गोम्बे हब्बा भी कहा जाता है, गोम्बे हब्बा भी कहा जाता है, इसे गोम्बे हब्बा भी कहा जाता है। तो ये भी हमारे दिमाग में बेटा रखना है। अब हमने जो दूसरा उत्सव देखा था सरहुल, वो कहां से संबंधित है बेटा, झारखंड से। तो हमें थोड़ा सा झारखंड के बारे में भी बात कर लेनी है। झारखंड के उत्सव आप बताओ मुझे, झारखंड के उत्सव कौन बताएगा बेटा, तो झारखंड के जो उत्सव हैं वो मुझे आप बताओगे। पहले तो सबसे पहले सरहुल को ही ले ले। सरहुल, सरहुल किस किस के द्वारा, उरांव, मुंडा, हो जनजाति, याद रखना है बेटा, हो जनजाति। ये 3 जनजाति मुख्य रूप से सरहुल के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये नववर्ष का प्रतीक है, बसंत और नववर्ष का। तो बसंत आगमन, आगमन व नव वर्ष का प्रतीक, ये क्या है बेटा, वसंत आगमन और नववर्ष का प्रतीक है। कल एक बच्चा कह रहा था सर वो थोड़ा सा ना हमें देखने में दिक्कत होती है रेड में जब पीडीएफ पढ़ते हैं, तो इस कलर में तो कोई इश्यू नहीं है बेटा, इस वाले कलर में, ये थोड़ा सा अलग कलर है, जल्दी बताओ, ठीक है। सोहराय, फिर सोहराय उत्सव आ गया, क्या है बेटा, फिर सोहराय उत्सव आ गया है। सोहराय जो है, मवेशियां होते हैं ना, मवेशियां, मवेशी जानते हो आप, तो मवेशियों के सम्मान में दीपावली के बाद, ये कब होता है, दीपावली के बाद होता है, दीपावली के तुरंत बाद, ठीक है। और याद रखना है ये मवेशी जो हमारे पशु हैं, तो ये मवेशियों के सम्मान में होता है, ये बेटा मवेशियों के सम्मान में होता है। तो सोहराय भी कहां का है, झारखंड का है। सरहुल भी वह महत्वपूर्ण है, झारखंड का है, ठीक है। जावा, जो अविवाहित लड़कियां हैं, जावा बेटा, तो जावा जो है याद रखना है अविवाहित लड़कियों द्वारा, अविवाहित जो लड़कियां हैं वो बेटा जावा फेस्टिवल, ठीक है। तो लड़कियों द्वारा ये जावा फेस्टिवल जो है आपको अविवाहित लड़कियों द्वारा देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। रोहिणी, तो रोहिणी फेस्टिवल भी कहां का है बेटा, रोहिणी, रोहिणी उत्सव भी कहां का है, तो ये भी झारखंड का है, झारखंड का है, याद रखना है रोहिणी भी। वंदना, 3 उत्सव और यहां पे पूछे जाएंगे। वंदना, वंदना बेटा भगता परब, भगता परब बहुत महत्वपूर्ण है, प्लस हल पुन्हा, हल पुन्हा, तो ये 3 और पूछे जाएंगे। वंदना, भगता परब, हल पुन्हा, वंदना, भगता परब, हल पुन्हा, ये 3 चीज और पूछी जाएंगी, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा।
अगले सवाल पे। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मकर संक्रांति जो है, जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। इसको उत्तरायण के नाम से जानते हैं, क्योंकि उत्तरायण में प्रवेश कर जाते हैं भगवान सूर्य, ये मानना है। भगवान सूर्य बेटा याद रखना है। तो 14 जनवरी को। और क्या यहां पे हम बेटा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव मना रहे हैं? ध्यान रखना है, उत्तरायण के दिन अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव कौन मनाता है ऑफिशियली? तो ध्यान रखना है बेटा, गुजरात द्वारा ही ये अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव कब मनाया जाता है? गुजरात के द्वारा ही मनाया जाता है, याद रखना है। और कब से मनाया जा रहा है बेटा, जल्दी बताओ। ये कब से मनाया जा रहा है? 1989 से। कब से? 1989 से। तो कब से मनाया जा रहा है? ये 1989 से। ये दो चीज ध्यान रखनी है। तो ऑफिशियली गुजरात इसको मना रहा है। ठीक है, उत्तरायण हो जाएगा, मकर संक्रांति को ही बोलते हैं। गुजरात में कुछ और मेले भी हैं। गुजरात के मेले तो ध्यान रखना है, गुजरात के मेले माधव मोढेरा उत्सव भी एक, तो मोढेरा तो याद रखना है, मोढेरा उत्सव। एक है माधवपुर मेला, माधवपुर मेला। तो किस किस की याद में? भगवान कृष्ण और रुक्मणी। भगवान कृष्ण प्लस रुक्मणी जी जो हैं, उनकी याद में ध्यान रखना है बेटा, माधवपुर मेला मनाया जाता है। रण उत्सव बेटा मनाया जाता है यहीं पे। ठीक है, इसके अलावा यहां मनाया जाता है क्या बेटा? शामलाजी मेला। शामलाजी मेला। देवेंद्र उठा लेना, वो एक क्लास मैंने लगवाई थी, पूछ लेना क्या चीज है, पूछ लो क्या। रण उत्सव ध्यान रखना है, शामलाजी मेला हो जाएगा। तरनेतर भी यहीं का है, तरनेतर बेटा, तरनेतर। साथ में वोथा मेला। हाँ शाम को, हाँ जो वो केवल एक उसी में, हाँ शाम को जो लगाइए 9:15 बजे, केवल हाँ। ठीक है, तरनेतर मेला हो जाएगा बेटा, वोथा मेला हो जाएगा। एक चित्र विचित्र मेला है जो दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है। चित्र विचित्र मेला दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला। तो चित्र विचित्र मेला याद रखना है बेटा, याद रखना है, चित्र विचित्र मेला दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है। ठीक है, चलिए एक है बीच महोत्सव। बीच महोत्सव तो ये कहां पे है? टिटहल समुद्र तट पे, टिटहल। तो याद रखना है बेटा, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये थोड़ा थोड़ा सा आप सबको याद करने हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या करने हैं, सारे के सारे याद करने हैं। लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे, हम आगे क्या देखेंगे बेटा, याद रखना है। हाँ, अभी पहले उसी पेज पे देख लो 2-3 और। जैसे याद रखना है, भवनाथ महादेव मेला भी है वहां पे एक, और एक पैराग्लाइडिंग उत्सव भी है। भवनाथ महादेव मेला, भवनाथ महादेव मेला। जल्दी मुझे एक सवाल का जवाब दो तब तक, और एक पैराग्लाइडिंग उत्सव। मुझे जल्दी से बेटा याद रखना है, एक सवाल का जवाब दो कि पोंगल के कौन से दिन जल्लीकट्टू होता है, कौन सा दिन है वो, कौन से नंबर का दिन है। ग्लाइडिंग उत्सव मैंने बता दिया। ये सारे के सारे कहां के हैं? ये सारे के सारे बेटा गुजरात के हैं। कहां के हैं? गुजरात।
कौन से दिन, पोंगल के कौन से दिन बेटा याद रखना है आपको? तीसरे दिन। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार। अरे वाह मेरे शेरों, वाह। ठीक है, और एक चीज और बता दो, सही या गलत बताना कि मुझे कुछ आता है या नहीं आता। मैं बस आपसे सवाल पूछूंगा, मैं एक सवाल बता रहा हूं, आप बताना कि भैया मुझे कुछ आता है या नहीं। बस इतना बताना है कि आप कहना कि भैया नहीं आता अगर मैं गलत बोलूं। मैं कह रहा हूं कि जो पोंगल का तीसरा दिन है उसे भोंगी पोंगल कहते हैं। अब बताओ, मैं गलत बता रहा हूं तो बताओ, लिखो सारे के सारे, भैया कुछ नहीं आता आप पे। पोंगल का जो तीसरा दिन है उसे भोंगी पोंगल कहते हैं। जल्दी बताओ बेटा। हाँ ठीक है, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। हाँ बहुत अच्छे, बहुत शानदार बेटा। नहीं आता ना कुछ भी? देविंदर भी ऐसे ही कह रहा था जी थोड़ी देर पहले तो किताब पढ़ के आ रहे तुम, किताब पढ़ के आओ, बालकन ने पढ़ा दो बस तो मैं भी पढ़ा दूंगा। तो मैंने कहा भैया तू थोड़े दिन मत पढ़ियो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, कभी तू मेरी जगह ले ले। ठीक है, तो याद रखना है कि जो भोंगी पोंगल है वो पहला दिन है, दूसरा सूर्या या थाई पोंगल है, तीसरा मट्टू पोंगल है क्योंकि जल्लीकट्टू भैया उसमें तो लड़ाई होगी हमारी अच्छी तरह, तो वो जल्लीकट्टू वाला हो जाएगा। ठीक है, और चौथा है कन्नुम पोंगल। क्या है बेटा? चौथा कन्नुम पोंगल है। ठीक है, तो देविंदर को कुछ दिन और रुक जाने दो भैया, फिर ये शायद तुम्हें पढ़ाता मिलेगा। मकर संक्रांति के अलग अलग नाम आपको पता होने चाहिए। देखो, मकर संक्रांति हमने उत्तरायण देख लिया, पर यह सवाल आता है मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में किस किस नाम से बोली जाती है? के विभिन्न नाम। मैं आपको नाम बताऊंगा और आपको उस राज्य का नाम बता देना है कि ये कहां पे बोला जाता है। जैसे मैं कहूंगा बेटा मकर संक्रांति को पोंगल किस राज्य में बोलते हैं, तो मकर संक्रांति को पोंगल है ना, ये वो सेम ही है। ये कभी आप इस चक्कर में हो तो ये तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है ना, आपको जरूर तुरंत बताना है। तिला संक्रांति कहां पे बोला जाता है? तिला संक्रांति, तो इसको तिला संक्रांति अगर मैं कहूंगा बिहार तो क्या मैं गलत तो नहीं हूं? तो इसको तिला संक्रांति बेटा बिहार में बोला जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाओ बेटा, खिचड़ी कहां बोला जाता है? खिचड़ी, खिचड़ी इसको बोला जाता है कहां पे? उत्तर प्रदेश में, मकर संक्रांति को, है ना, उत्तर प्रदेश में। हालांकि अब तो मकर संक्रांति यूज होती है, पर ये मेन नाम है। और जैसे माघ बिहू इसको कहा जाता है बेटा असम में, माघ बिहू कहा जाता है, तो ये भी मकर संक्रांति है बेटा। असम में इसको मेरे शेरों क्या कहा जाता है? माघ बिहू कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इसी को उत्तरायणी कहा जाता है उत्तराखंड में, उत्तरायणी। अच्छा, उत्तरायणी उत्तराखंड में। और बेटा टुसु पर्व कहा जाता है झारखंड में। इसी को मेरे शेरों जो टुसु पर्व है वो कहा जाता है कहां पे? तो ये बेटा नाम कहा जाता है मेरे शेरों झारखंड में। कहां पे? झारखंड में इसको टुसु पर्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए, हिमाचल में इसको माघी कहा जाता है, हिमाचल में माघी, हिमाचल। और कनुमा कहा जाता है बेटा, कनुमा तेलंगाना में। कहां पे? इसको कनुमा कहा जाता है मेरे शेरों तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में क्या कहा जाता है? तो इसको कनुमा कहा जाता है। क्लियर है बेटा यहां तक? कनुमा कहा जाता है। और केरल में एक लास्ट और देख लो, केरल में इसको क्या कहा जाता है? तो मकर विलक्कू। ये सब इसी के नाम है, मकर विलक्कू कहा जाता है बेटा। कहां पे? तो मकर विलक्कू इसको कहा जाता है केरल में। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं कि भैया मकर संक्रांति का ही अवसर है ये। उत्तरायण जैसे गुजरात में कह रहे हैं वैसे ही ये सारे के सारे हैं। ठीक है, चलिए आगे आप देखिए कि भैया हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला सवाल हम देख लेते हैं कि कर्नाटक संगीत के निम्नलिखित रूपों का उनके सही विवरणों से मिलान कीजिए कि वर्णम क्या होता है, कृति क्या होता है, स्वर जाति क्या होता है बेटा। तो देखो, वर्णम को एका है 4, अभ्यास और संगीत समारोह के उद्घाटन के लिए प्रयुक्त एक विशिष्ट रूप। तो वर्णम क्या होता है बेटा? कर्नाटक संगीत में वर्णम का मतलब है अभ्यास और संगीत समारोह के उद्घाटन के लिए प्रयुक्त बेटा याद रखना है एक विशिष्ट रूप। अब ध्यान रखना है कृति किसे बोलते हैं।
कीर्ति बोलते हैं विकसित भक्तिमय रूप जो कर्नाटक संगीत का केंद्र बिंदु है। तो भैया कीर्ति केंद्र बिंदु है, याद रखना है। कीर्ति क्या है? केंद्र बिंदु है। स्वर जाति क्या है बेटा? स्वर जाति ध्यान रखोगे कि ये भक्ति में या वीरतापूर्ण रचना है। स्वर जाति कहा जाता है भक्ति में या वीरतापूर्ण रचना को। और गीतम क्या है? सरल संगीत रचना जो आमतौर पर नौसिखियों के लिए है। सरल संगीत में रचना जो आमतौर पर नौसिखियों के लिए। तो सीधे सीधे अगर हम इसे मिला दें तो वर्णम को आप मिला दोगे बेटा किस पे? वर्णम को आपने मिला दिया 4 पे। ठीक है, कीर्ति को आप किस पे मिलाओगे बेटा? तो कीर्ति जो है इसको सीधे आप मिला दो विकसित भक्तिमय रूप जो कर्नाटक संगीत का केंद्र बिंदु है। स्वर जाति को बेटा हमने सीधे सीधे मिला दिया है, तो स्वर जाति यहां आ जाएगी भक्ति में या वीरतापूर्ण रचना। और गीतम हो जाएगा बेटा सिंपल वाला, गीतम हो जाएगा सीधे सीधे सरल संगीत रचना जो आमतौर पर नौसिखियों के लिए है। आमतौर पर नौसिखिए के लिए। कभी कभी स्वर जाति के 3 खंड पूछ लेता है। इसके 3 खंड ध्यान रखना है बेटा, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण। इसके पल्लवी, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण, ये इसके क्या है? 3 खंड हैं। स्वर जाति के 3 खंड। स्वर जाति है क्या? वैसे हमने देख लिया था। स्वर जाति हमारा है बेटा, ये सीधे सीधे हमने मिला दिया इस पे कि स्वर जाति है भक्तिमय या वीरतापूर्ण रचना। तो इसमें पल्लवी मिलता है, अनुपल्लवी मिलता है, चरण मिलता है। पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण। ठीक है, चलिए मुख्यतः कहां पे चलता है ये कर्नाटक संगीत? कौन कौन से राज्यों में चलता है बेटा? तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक संगीत किस किस राज्य में चलता है, किन राज्यों में प्रचलित है, किन राज्यों में। तो आपको पता होना चाहिए मुख्यतः 4 राज्यों में है बेटा। और वो 4 राज्य भी कौन से हैं? दक्षिण के कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये याद रखना है। ये मुख्यतः 4 राज्य हैं जहां पर ये चलता है। और कौन कौन सी भाषाओं में मुख्यतः होता है बेटा ये? तो ध्यान रखना है भाषाएं मुख्यतः, तो याद रखना है ये कन्नड़ में होता है। क्या ये संस्कृत में होता है? हां जी होता है। क्या ये तमिल में होता है? तमिल, 4 भाषाएं ही मुख्य हैं इसमें तमिल में। क्या ये कन्नड़ में होता है बेटा? कन्नड़। चौथी बताओ, तेलुगु है या मलयालम है? चौथी तेलुगु है या मलयालम है बेटा? चौथी तेलुगु है या मलयालम है? तो आपको याद रखना है चौथी तेलुगु है। कौन सी है? चौथी तेलुगु है। तो यानी इसमें मलयालम भाषा नहीं है। बेशक केरल राज्य है पर कर्नाटक संगीत की भाषाएं संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु है बेटा। ठीक है, चलिए इसमें 7 मूल ताल होते हैं। कर्नाटक संगीत में 7 मूल ताल याद रखना है बेटा। कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल होते हैं? तो बेटा वो होते हैं 7। ठीक है, वो होते हैं 7। कोई याद करना चाहे तो कर लेना। ध्रुव, मत्य, अट्टा, क्या हो जाएंगे बेटा? ध्रुव, मत्य, अट्टा, ध्रुव, मत्य, अट्टा, त्रिपुटा, रूपक। क्या है? त्रिपुटा प्लस रूपक, 5 हो गए। 2 और कौन कौन से हैं बताओ? तो ध्रुव, मत्य, अट्टा, त्रिपुरा, रूपक और बेटा साथ में एका और झंपे। साथ में एका और झंपे। भैया नाम थोड़े उल्टे सीधे हैं तो थोड़ा 2-4 बार पढ़ लेना, रटने के लिए टाइम वेस्ट मत करना अपना, थोड़ा सा देख के ही पहचान पाओगे। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियां, जैसे ध्रुपद किसकी है हिंदुस्तानी की, वैसे तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियां। ठीक है, तो आपको इन शैलियों का नाम याद रखना है। जैसे ध्रुपद है क्या? एक ध्रुपद। क्या टप्पा भी है बेटा? टप्पा।
तो ध्यान रखना है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अगर आप प्रमुख शैलियों के बारे में बात करोगे, हेडिंग है, मतलब यहां पे मैंने हेडिंग कर दिया। तो ध्रुपद, धमार, ख्याल, याद रखना है। ध्रुपद, धमार क्या है बेटा, ये भी यही है, और याद रखना है बेटा ध्रुपद, धमार, ख्याल भी है, ख्याल, फिर टप्पा भी है, टप्पा, हाँ टप्पा भी है, टप्पा, चतुरंग भी है बेटा, चतुरंग। तो आपसे पूछा जाए ये सब के सब क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैलियां हैं, अलग अलग स्टाइल हैं बेटा। चलिए, कव्वाली संगीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कव्वाली की उत्पत्ति फारस से हुई थी और इसे भारत लाया गया, जहां यह भक्ति सूफी संगीत के रूप में फली फूली। पहला यह है। दूसरा है, अमीर खुसरो को लोकप्रिय रूप से कव्वाली का जनक कहा जाता है, जबकि नुसरत फतेह अली खान को शहंशाह कव्वाली के रूप में जाना जाता है। तो बेटा दोनों ही ठीक है, ये दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये है बेटा 1 और 2, दोनों ही कथन सही हैं। जल्दी मुझे बताओ एक बार कि दोनों सही हैं, तो मुझे जल्दी से बता दो कि नूरा सिस्टर्स हैं, उनका संबंध किससे है? सीधे सवाल आता है, नूरा सिस्टर्स का संबंध किससे है? क्या सूफी गायन से है? सीधे सवाल आता है इनके बारे में। तो नूरा सिस्टर्स हैं 2, सूफी गायन से उनका संबंध है। किससे है? सूफी गायन से उनका संबंध है बेटा। फिर दूसरा सवाल बताओ, गजल के जनक कौन है? गजल के जनक, कव्वाली देख लिया आपने, गजल के जनक कौन है बेटा? क्या अमीर खुसरो है? सीधे सवाल जो आते हैं ना वही रखे हैं मैंने। तो अमीर खुसरो जो हैं बेटा गजल के जनक हैं। और क्या इनको तोता ए हिंद भी कहते हैं? तोता ए हिंद की जो उपाधि है, क्या वो भी अमीर खुसरो को दी गई है बेटा? अमीर खुसरो को ही क्या तोता ए हिंद की उपाधि भी दी गई है? ठीक है, वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो आ रही है ना बेटा, जल्दी बताओ मुझे, वॉइस आ रही है। मल्लिका ए गजल किसको कहा जाता है बताओ? मल्लिका ए गजल, गजल की मल्लिका किसको कहा जाता है? क्या आप में से कोई भी बता सकता है? क्या उनका नाम बेटा, क्या उनका नाम बेगम अख्तर है? तो भैया बेगम अख्तर, क्या इनको मल्लिका ए गजल कहा जाता है मेरे शेरों? तो मल्लिका ए गजल कहा जाता है ध्यान रखना है, बेगम अख्तर को। ठीक है, चलिए, गजल किंग किसको कहा जाता है बेटा? गजल किंग, गजल किंग बता दो। मैं उनका एक गाना बताऊंगा आपको, चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, ये वाला। जगजीत सिंह, कौन है? जगजीत सिंह। ठीक है, गजल किंग है ये, और इन्होंने लिखा है बड़ा फेमस, चिट्ठी न कोई संदेश। ठीक है, आपको पता है कब लिखा है इन्होंने? आप में से किसी को आइडिया है कब लिखा था? तो इन्होंने जो लिखा था ना, इनका एक ही बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो तब तो उसमें ना फिर जो रियलिटी है वो भी आती है, जो ओरिजिनल चीज है ना वो भी आती है, क्योंकि दिल में शायद गाते वक्त वो भाव भी होंगे कि भाई कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे थे लाइफ में, तुम ही नहीं रहे तो फिर किसके लिए करना है? ठीक है, ध्यान रखना है। पंकज उधास के बारे में बात करेंगे, वो भी कौन है? गजल गायक हैं। तो पंकज उधास के बारे में अगर हम बात करें, या उदास के बारे में, तो कौन है बेटा? ये भी गजल गायक हैं, इनका भी गजल गायन से संबंध है। ठीक है, और एक मन्ना डे, तो मन्ना डे का नाम भी क्या है? ये भी गजल गायकी से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ फेमस गजल गायक हमने देख लिए हैं। ठीक है, गजल किंग जगजीत सिंह देख लिए। चलिए अगले सवाल पे हम चल देते हैं। आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी एक समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बेटा? आइस हॉकी के खेल में किसी सामान्य खेल में मतलब प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी एक समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताओ कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं क्या? क्या 6 खिलाड़ी होते हैं? हाँ जी, 6 खिलाड़ी होते हैं बेटा। 5 खिलाड़ी और एक गोलकीपर, है ना? तो 5 होते हैं खिलाड़ी मेरे शेरों,
प्लस 1 गोलकीपर, ठीक है, गोलकीपर। क्या आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है? बेटा कनाडा का, लेकिन शीतकालीन ही बोला जाता है। ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है ये, ठीक है, राष्ट्रीय खेल है ये, ठीक है, याद रखना है। लेकिन इसमें कई बार ये लिखा भी आता है शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन। वैसे भी भैया आइस तो चाहिए ही, आइस तो चाहिए, ध्यान रखना है। तो 5 खिलाड़ी प्लस 1 गोलकीपर, और कनाडा का राष्ट्रीय खेल भी यही है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल भी यही है। ये लिए पहली मान्यता प्राप्त टीम इसकी कौन थी? देखिए मैकगिल यूनिवर्सिटी, मैकगिल यूनिवर्सिटी हॉकी क्लब। तो मैकगिल यूनिवर्सिटी हॉकी क्लब इसकी पहली मान्यता प्राप्त टीम थी। इसमें 6 खिलाड़ी पूछे हैं, कुछ खिलाड़ी बताओगे मुझे? कुछ खिलाड़ी बताओगे क्या? फुटसल में कितने हैं? फुटसल में है ना खिलाड़ियों की संख्या। तो मैं आपसे पूछूं, जल्दी बताओ, फुटसल में कितने हैं बेटा खिलाड़ी? संख्या की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फुटसल में कितने हैं बेटा? फुटसल, फुटसल के अलावा एक गेम और है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। इन दोनों में ही कितने खिलाड़ी हैं बेटा? 5 हैं। क्या वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हैं? बताओ, वॉलीबॉल में 6 हैं। वॉलीबॉल ध्यान रखना है बेटा, 6 खिलाड़ी हैं। बीच वॉलीबॉल अलग होता है, बीच वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल में बेटा 2 ही खिलाड़ी होते हैं। कितने? हर टीम में 2 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितने होते हैं मेरे शेरों? क्रिकेट में 11। हॉकी भी साथ लिख दूं? लिख दो जी। फुटबॉल भी साथ लिख दूं? लिख दो, क्योंकि तीनों में ही कितने खिलाड़ी हैं? तो 11-11 खिलाड़ी इन तीनों में है। हॉकी, बीच वॉलीबॉल का अलग से याद रखना है आपको, क्योंकि इसमें क्या है? 2 ही संख्या है, ठीक है। चलिए, बेसबॉल और खो खो में कितने हैं? बेसबॉल प्लस खो खो। तो भैया तुम्हारी भैंस खो गई है? नहीं नहीं, नो 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 नो, नहीं खोई। तो बेसबॉल और खो खो। तुम्हारी भैंस खो गई है क्या? तुम्हारी भैंस खो गई है क्या? नहीं, नो नो नो, नहीं खोई है, ठीक है। क्या बेटा कबड्डी में, कबड्डी, क्या मेरे शेरों नेट बॉल, क्या मेरे शेरों नेट बॉल, और क्या बेटा वाटर पोलो, क्या वाटर पोलो। इन सब में 7-7 खिलाड़ी हैं, इसमें 7-7 खिलाड़ी हैं तीनों में ही। तो हाँ, इन तीनों में ही 7-7 खिलाड़ी हैं, नेटबॉल में भी, कबड्डी में भी, वाटर पोलो में भी। पोलो में 4 हैं, और रग्बी फुटबॉल में बेटा याद रखना है, पोलो में 4, वाटर पोलो में हमने 7 देख लिए, और रग्बी फुटबॉल में 15। रग्बी फुटबॉल में मेरे शेरों 15 खिलाड़ी होते हैं। फुटसल नॉर्मली आप लोगों को हो सकता है आपने नॉर्मल हर जगह नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय खेल की बात करें, हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल। देखो, भारत का कुछ भी राष्ट्रीय खेल ऑफिशियल नहीं है, ध्यान रखना है। ऑफिशियल भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है बेटा। बरमूडा, बारबाडोस, बरमूडा का क्या है बेटा? बरमूडा, बारबाडोस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन चारों का जो राष्ट्रीय खेल है दैट इज क्रिकेट। आप समझ ही गए होंगे यहां तक आते आते कि इन चारों का जो राष्ट्रीय खेल है बेटा वो है क्रिकेट, याद रखना है, ठीक है। इजराइल, अर्जेंटीना, इजराइल, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राजील, उरुग्वे। आज इसमें दर्द है, आज गर्दन में। उरुग्वे, इनका सबका है बेटा फुटबॉल। इन सबका खेल क्या है? तो फुटबॉल है। इजराइल, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राजील, उरुग्वे बेटा, ठीक है। चलिए, यूएसए और वेनेजुएला का, यूएसए से समझ जाओगे आप, यूएसए का और वेनेजुएला। वेनेजुएला
वही वेनेजुएला जिसके राष्ट्रपति को ट्रंप चुरा के ले गए, ठीक है, वेनेजुएला। तो दोनों का याद रखना है बेटा, ये बेसबॉल है, राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। और इसमें ना कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं बेटा कि ये बास्केटबॉल तो नहीं है, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे, है ना। बहुत महत्वपूर्ण दो देश हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया। और बेटा इनमें बहुत महत्वपूर्ण एक गेम चलता है जो 15-20 मिनट में ही आदमी को थका दे बिल्कुल, तो वो है बैडमिंटन। इंडोनेशिया एंड मलेशिया, बेटा याद रखना है। क्या दोनों आसियान के सदस्य हैं, बताना जरा, क्या दोनों? तो याद रखना है दोनों में ही क्या चलता है बेटा, बैडमिंटन चलता है। अच्छा जी, बैडमिंटन चलता है, हाँ भैया दोनों में बैडमिंटन चलता है, ठीक है। वॉलीबॉल बताओ कहाँ का है, वॉलीबॉल कहाँ का है? तो हमारे जो दो पड़ोसी हैं नेपाल और श्रीलंका, हमने पहले स्पोर्ट्स में भी पढ़ा होगा, नेपाल प्लस श्रीलंका का, हमने जो पड़ोसी देश पढ़े थे ना शायद, तो नेपाल प्लस श्रीलंका दोनों का ही क्या है, वॉलीबॉल है बेटा, वॉलीबॉल है। पाकिस्तान का हॉकी है, याद रखना, पाकिस्तान का ऑफिशियल गेम है हॉकी, हमारा नहीं है, ठीक है। एक म्यांमार का बेटा याद रखना है, चिनलॉन। म्यांमार नाम का जो देश है हमारे पड़ोस में, तो चिनलॉन है उसका, चिनलॉन है ना, म्यांमार चिनलॉन उसका है। और लास्ट हम बस न्यूजीलैंड का रग्बी देखेंगे, न्यूजीलैंड का रग्बी, तो न्यूजीलैंड का याद रखना है बेटा रग्बी, ठीक है, न्यूजीलैंड रग्बी, ठीक है मेरे शेरों। चलो आगे बढ़े। एक और बेटा, एक और अफगानिस्तान का, ये हमारे पड़ोस में ही है, अफगानिस्तान। बुजकशी है ना, ये पूछा जाता है भाई, ये पूछा जाता है। और पाकिस्तान का भी लिख ही लो, फिर आप कभी बाद में कहो। पाकिस्तान का हॉकी, तो पाकिस्तान ने पूरी तरह से किया हुआ डिक्लेयर। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन किसकी पुस्तक है? तो सीधे सीधे बेटा ये हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं और इनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए ये कुछ पुस्तकें हैं, आप वहां भी पढ़ लेना। माई जर्नी ये अब्दुल कलाम जी की है, विंग्स ऑफ फायर इन्हीं की है, और इग्नाइटेड माइंड्स भी इन्हीं की पुस्तक है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया 2020 इन्हीं की है, एंड टर्निंग पॉइंट्स भी इन्हीं की है। टर्निंग पॉइंट्स भी किनकी पुस्तक है मेरे शेरों? इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। बियॉन्ड सर्वाइवल प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक है। राइज इंडिया याद रखना है बेटा, ये किनकी है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की। और डेसिसिव डेज किसकी है बेटा? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, डेसिसिव डेज। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है, बहुत पूछी जाती है, एग्जामिनर की फेवरेट है बेटा, एग्जामिनर की फेवरेट है, याद रखना है। एज आई सी इट लाल कृष्ण आडवाणी। और कोलिशन ईयर्स बहुत महत्वपूर्ण है, प्रणब मुखर्जी जी की। कोलिशन ईयर्स प्रणब मुखर्जी जी की है, ठीक है। चलिए शीला दीक्षित जी ने लिखा सिटीजन्स दिल्ली, माई टाइम्स, माई लाइफ। लाल सलाम बेटा पूछी जाती है, स्मृति जुबिन ईरानी की पुस्तक है। लाल सलाम स्मृति जुबिन ईरानी। और द रिपब्लिकन एथिक रामनाथ कोविंद जी की पुस्तक है। रिपब्लिकन एथिक रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे राष्ट्रपति, ध्यान रखना है बेटा, राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पे मैंने देख लिया, फिर से लिख दिया है, देखो यहां पे मैंने लिख दिया है कि भैया विंग्स ऑफ फायर क्या है? इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की। इग्नाइटेड माइंड्स भी एपीजे अब्दुल कलाम। बेटा इंडिया 2020 भी, टर्निंग पॉइंट भी, और लर्निंग हाउ टू फ्लाई भी इन्हीं की पुस्तक है। राइज इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की है। माई कंट्री माई लाइफ बेटा लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है। प्रणब मुखर्जी जी की यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, द कोलिशन ईयर्स। और बियॉन्ड सर्वाइवल भी पूछी जाती है वैसे। द रिपब्लिकन एथिक रामनाथ कोविंद जी की पुस्तक है। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड एम वेंकैया नायडू जी की पुस्तक है। शीला दीक्षित जो है उनकी पुस्तक है बेटा सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स, माई लाइफ। और स्मृति ईरानी जी की पुस्तक है लाल सलाम। कौन सी बेटा? लाल सलाम। और आपको ये बार बार पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, ये किताबें आपको बार बार पढ़नी है, ठीक है। चलिए
आगे देखिए, प्रथम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? भैया अनुच्छेद 15 बताओ किससे संबंधित है, जल्दी बताओ। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलिए देखिए, यूपीएससी, ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी, स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, और यूपीएससी के। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा पहले इसके बारे में कि लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, जो बाद में यूपीएससी बना। आयोग का गठन बताओ कब हुआ था, कौन से साल में? क्या 1926 में हुआ था? क्या बेटा 1926 में हुआ था? 1 अक्टूबर 1926। किसकी सिफारिश पर? कौन सा आयोग था बेटा? क्या वो आयोग जो है ली कमीशन था? ली कमीशन, ली कमीशन जो है, या ली आयोग जो है बेटा, क्या उसने इसकी सिफारिश की थी, या ली आयोग ने? क्या रॉस बर्कर इसके पहले अध्यक्ष हैं? रॉस बर्कर, क्या रॉस बर्कर बेटा पहले अध्यक्ष जो हैं आपसे पूछे जाएंगे? रॉस बर्कर जब ये बना, क्योंकि तब तो अंग्रेज थे हमारे यहां पे, तो रॉस जो बर्कर है बेटा, वो इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? रॉस बर्कर। और पहले भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद ही बने, पहले भारतीय एच के कृपलानी। कौन थे? एच के कृपलानी। तो ये 4 नाम सबसे पहले आपको याद रखने हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन भी याद रखना है, ठीक है बेटा। ये सारे के सारे नाम याद रख लोगे तो ध्यान रखेंगे। 315 में यूपीएससी से संबंधित हम देख रहे हैं। यूपीएससी, ये नाम तो इससे कब मिला है? जब हम आजाद हो गए ना, उसके बाद ये नाम मिला है, तब तक ये नाम नहीं था बेटा, ठीक है। चलिए, 315 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी का गठन है। आर्टिकल 315 सीधे सीधे आएगा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो है होगा भैया इस प्रावधान के तहत है। आर्टिकल 315 में कहा गया है कि ये होने वाला है, ठीक है। 316 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष एवं सदस्य, इन दोनों के ही सदस्य और अध्यक्ष होंगे, की नियुक्ति मतलब बेटा अपॉइंटमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट। और भैया अगर नियुक्ति होगी तो सीधे सीधे ध्यान रखना है, कार्यकाल भी निर्धारित करना पड़ेगा, यानी टर्म या टेन्योर भी निर्धारित करना पड़ेगा। तो नियुक्ति भी साथ में कार्यकाल भी इसी में ही है, जिसे हम आर्टिकल 316 कहते हैं, ठीक है। चलिए, 320 में आयोग के कार्य हैं। आर्टिकल 320, तो ध्यान रखना है आयोग के कार्य। ये जो आयोग बना है यूपीएससी, आयोग ही तो है ये, इस आयोग के कार्य जो है बेटा याद रखना है। और ध्यान रखना है आर्टिकल 330 में है, 323 में है आयोग की रिपोर्ट बेटा, आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, आयोग की रिपोर्ट। तो ये 4 आपको सबसे पहले ये 4 याद रखने हैं अनुच्छेद। अब मुझे कार्यकाल बता दो, कार्यकाल बता दो बेटा, जो हमारा यूपीएससी है उसका कार्यकाल बेटा जल्दी बताओ। कार्यकाल यूपीएससी में कार्यकाल जो होगा बताओ जल्दी से जल्दी। कोई व्यक्ति नियुक्त हो गया तो ध्यान रखना है यूपीएससी में जो कार्यकाल है वो 6 साल या 65 वर्ष तक, ठीक है, 6 साल या 65 वर्ष तक। तो याद रखना है बेटा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ध्यान रखना है, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो, ठीक है। और नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों ही इस यूपीएससी के जो मेंबर हैं, तो नियुक्ति भी उनकी और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति जी। नियुक्ति प्लस त्यागपत्र
बेटा याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम अगर यही सेम बात करें स्टेट पीएससी की, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है बेटा, तो याद रखना है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु याद रखना है बेटा। नियुक्ति प्लस त्यागपत्र राज्यपाल करते हैं, नियुक्ति प्लस त्यागपत्र पर अगर हटाने की बात आए, हटाएंगे राष्ट्रपति जी ही, याद रखना है। तो नियुक्ति और त्यागपत्र बेटा किसके द्वारा, राज्यपाल। पर हटाने की बात आए ना भाई, त्यागपत्र तो मतलब अपनी मर्जी से जा रहा है तो वो तो कैसे भी चला जाए, पर हटाने की बात आई तो कौन होगा, फिर राष्ट्रपति जी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे बेटा, राष्ट्रपति जी आ जाएंगे। ठीक है, भाई कुणाल बेटा कल तक का टाइम दो मुझे, मैं ये नहीं पूछ पाया, मेरे याद ही नहीं रहा, बिल्कुल भी दिमाग से निकल गया। देविंदर इस कमेंट का फोटो मुझे देना है ना। हाँ, वैसे एक बार चेक भी कर लो तुम, होगी तो आतिशी, फिर भी चेक कर लो, है ना। वो तो अपना चुनाव ही हार गए थे ना केजरीवाल जी, उनका नाम तो होना नहीं चाहिए। प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुख्य रूप से किन मामलों की सुनवाई करते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण आप जानते हो, कैट वगैरह जो होती हैं, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हाँ, आतिशी नाम दिया हुआ है बेटा, यू गूगल पे, हो सकता है वो गलती से लिख दिया हो, है ना। मॉक टेस्ट में हो सकता है वो गलती से लिख दिया हो। जो हारा व्यक्ति है वो तो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता है ना, जो हार गया वो व्यक्ति नहीं हो सकता। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। चलिए अगले सवाल पे आओ, 8वें नंबर पे। आठ का सी देखो, लोक सेवकों की भर्ती और सेवा संबंधी शर्तों से संबंधित। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। लोक सेवक मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भर्ती वगैरह से, जैसे आपका भी, आप कल नौकरी में लग जाए ना तो आपका कोई इश्यू आएगा तो वो इसी में आएगा। किन में आता है वो, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इनको हम सीएटी बोल देते हैं। जैसे दिल्ली वाला तो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, दिल्ली वाला जो होता है ना वो कैट होता है बेटा। इनका ये संवैधानिक है, अनुच्छेद 323A में है। ये किस में होते हैं, अनुच्छेद 323A। और ए का मतलब कैपिटल ए जहां आ गया ना, इसका मतलब ये कि बाद में जोड़ा गया है। ए का मतलब ये जब कैपिटल ए आए तो मतलब ये संविधान बनने के बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका जो वो आया था ना बेटा, इसका जो वो आया था इसका जो अधिनियम आया था वो 1985 में आया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो अधिनियम आया था वो कब आया था, 1985 में। कब आया था, 1985 में, ध्यान रखना है। इसका अधिनियम आया था 1985 में, 1985। और इसके तहत केंद्र और राज्य में ध्यान रखना है, ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए, है ना। नौकरी वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं ध्यान रखना है वो आएंगी इसमें। ठीक है, तो 1985 में केंद्र और राज्य में प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए गए, अधिनियम 1985 के तहत। और अनुच्छेद 323A में बेटा ये है, क्या है, 323A में ये है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे चले, एक चीज और बताओ इसमें, मुझे एक चीज बताओ, ये कैसे हैं, क्या ये न्यायिक हैं, पूरी तरह से न्याय कर सकते हैं? बेटा ये न्यायिक नहीं माने जाते, ये अर्ध न्यायिक होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध न्यायिक। यानी ये किसी पे पेनल्टी लगा देंगे पर ये किसी को जेल में नहीं डाल सकते। ये सेमी जुडिशियल होते हैं। क्या होते हैं, ये सेमी जुडिशियल होते हैं। कौन सी समिति की, भाई समिति कौन सी थी, तो बेटा वही समिति है, ध्यान रखना है, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना, वही है, इससे भी संबंधित सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो याद रखना है उसी की सिफारिश पे,
उसी की सिफारिश पे। और याद रखना है ये जो स्वर्ण सिंह समिति है इसकी सिफारिश कब आई थी? 1976 में। 1976 में इसकी सिफारिश आई थी। इसी में भैया इस चीज की भी सिफारिश की गई है, इसी में इस चीज की भी सिफारिश की गई है। एक हमारा एनजीटी है, एनजीटी। एनजीटी जानते हो आप? राष्ट्रीय हरित अधिकरण बेटा, एनजीटी हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको हम क्या बोल देते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल देते हैं। तो इसके लिए एक्ट आया था बेटा, याद रखना है 2010 में, एनजीटी एक्ट 2010 एक्ट आया था 2010 में। और 2010 में जो एक्ट आया उसी के आधार पर 18 अक्टूबर, इसी के आधार पर बेटा 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनजीटी की ब्रांच भी अलग अलग हैं बेटा, ध्यान रखना है। तो मुख्यालय कहां पे है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में बेटा, याद रखना है। और ये पर्यावरण संबंधी मामले देखता है, पर्यावरण संबंधी। तो वो तो थे पब्लिक के, जो पब्लिक संबंधी मामले, जो पब्लिक सर्वेंट संबंधी मामले हैं वो तो देखता है कौन? वो देखता है बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जैसे कि जो केंद्र सरकार के लिए कैट होती है, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेटा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो याद रखना है भैया पर्यावरण संबंधी मामले जो हैं, मामलों की सुनवाई करता है ये, ठीक है। मामलों की क्या करता है मेरे भाई? हियरिंग करता है। तो इसके बारे में इतना हमें याद रखना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट 2010, स्थापना 18 अक्टूबर 2010, मुख्यालय नई दिल्ली, और पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है कौन इसकी नियुक्ति करता है भैया। एक तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और एक हमारे इलेक्शन कमिश्नर है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? बताओ जल्दी। देखो हमेशा राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? तो नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति जी ही करते हैं, ठीक है। चलिए कार्यकाल बताओगे कितना है? तो देखो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चाहे तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, प्लस चुनाव आयुक्त जो नॉर्मल साथ में रहते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल अगर बात करें, पहले अलग अलग होता था, अब दोनों का सेम है कार्यकाल बेटा। 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। तो याद रखना है ये जो है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त दोनों का कार्यकाल। और पहले क्या हुआ होता था बेटा इसमें, याद रखना है 2023 से है ये, 2023 में संशोधन, वरना तो पहले ये तो सेम होता था मुख्य चुनाव आयुक्त का, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, जो साथ में दो और होते हैं, उनकी 62 साल उम्र होती थी। 2023 में संशोधन के बाद ये दोनों की कॉमन है, संशोधन के बाद बेटा, ठीक है, दोनों की। तो ध्यान रखना एक कमेटी इनका क्या करती है, एक कमेटी इनको चुनती है। कमेटी में कौन कौन होते हैं? तो देखो एक तो भारत के प्रधानमंत्री, एक होते हैं बेटा विपक्ष के नेता, और तीसरे नंबर के जो हैं वो मंत्री जी को किसी को नॉमिनेट करेंगे, पीएम किसी मंत्री को नॉमिनेट करेंगे, पीएम किसी मंत्री को क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे। चलिए अगर हम इनका पूछे तो देखो पहले कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त कौन थे हमारे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी बोल सकते हो, तो क्योंकि तब एक ही होता था, ठीक है। तो पहले चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त जो भी सवाल आ जाए ना, तो वो थे बेटा सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अभी कौन है बताओ? क्या ज्ञानेश जी हैं? पहले थे सुकुमार सेन। अभी 26वें जिनको हम वर्तमान मानते हैं, क्या है वे? वर्तमान बेटा, तो ज्ञानेश कुमार है। कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है बेटा। तो हमें ज्ञानेश कुमार जो है उनका नाम याद रखना है। आगे चलेंगे हम इनके बारे में। देखो अनुच्छेद 324 में है, तो आर्टिकल 324
चुनाव आयोग, ध्यान रखना है, चुनाव आयोग की स्थापना है इसमें, सीधे सीधे पूछा जाएगा कि स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसमें बताओ? शक्ति कार्य, सुप्रीम कोर्ट वाला और बता दो बेटा जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट वाला बताओ मुझे कौन से इसमें है? 124 124 124, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक 326 में है मताधिकार की आयु, 326 तो वयस्क मताधिकार यानी भैया 18 साल, वयस्क मताधिकार कि जितने भी वयस्क लोग हैं वो सब हमारे यहां पे क्या डालेंगे? वोट डालेंगे। तो वयस्क मताधिकार, जल्दी बताओ 21 से 18 कब की थी? 21 से 18 कब की थी? 21 से 18 बेटा याद रखना है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की थी बेटा? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की थी? क्या 61वें संविधान संशोधन के द्वारा? बहुत पूछा जाता है सवाल। हां शानदार, 61वां संविधान संशोधन 1989 संविधान, तो बेटा 61वां संविधान संशोधन 1989 जो है उसके द्वारा ये 21 से क्या कर दी थी, सॉरी 21 से घटा के 18 कर दी थी। ठीक है, चलिए संसद के निर्वाचन संबंधी जो अधिकार है यानी संसद के चुनाव जो है आर्टिकल 327 में है, 327 में संसद के चुनाव यानी संसद के निर्वाचन संबंधी अधिकार, तो संसद के चुनाव हैं। और याद रखना है बेटा विधानमंडल के 328 में है, किसमें है? तो आर्टिकल 328 में विधानमंडल के चुनाव हैं। क्या है? विधानमंडल के चुनाव बेटा कब है? आर्टिकल 328 में है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं 10 नंबर पे आ जाओ। बंगाल में बेटा किसकी खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था? किसकी खेती के कारण विद्रोह हुआ था बताओ? बंगाल में किसकी खेती के कारण विद्रोह हुआ था? अगले सवाल पे आ जाओ। हां, नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्व किसने किया बताओ? नेतृत्व किसने किया है? क्या दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नाम के दो व्यक्ति हैं? क्या दिगंबर विश्वास प्लस विष्णु विश्वास, बताइए आपको कि भैया एक निश्चित एरिया पे अंग्रेजों ने कहा हुआ था नील की खेती करनी है क्योंकि अंग्रेजों को उससे बड़ा फायदा था। ठीक है, लोगों को बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए विद्रोह हुआ। याद रखना है दिगंबर विश्वास। तो इसमें 3 पूछेंगे भैया ये नील का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो बंगाल में हुआ। ये कब? 1859-60 में हुआ। और उसका नेतृत्व किसने किया है? तो यह भी पूछा जाएगा। एक फिर आएगा चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह बेटा विद्रोह पूछे जाएंगे। तो चुआर विद्रोह का संबंध किससे है? तो यह भी बंगाल से है बेटा, बंगाल। और ये कब कहां से बेटा? कब से? 1768। तो चुआर जो विद्रोह है उसका संबंध भी किससे है? बंगाल से ही है। क्या है? बंगाल से ही है। भील विद्रोह का संबंध किससे है बताओ? भील विद्रोह क्या खानदेश नाम की जगह थी? खानदेश, क्या खानदेश महाराष्ट्र में था? महाराष्ट्र। क्या ये जो टाइम है ये 1818 से बेटा 1848 है? क्या एक खानदेश है? क्या 1818 से 1848 है? ठीक है। कोल विद्रोह है, कोल विद्रोह ये कहां पे हुआ है? छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर। याद रखना है 1831 से 1832। कितना है? 1831 से 1832 है कोल विद्रोह। ठीक है, 1831 से 1832। एक रंपा विद्रोह हुआ है। रंपा कहां पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और ये कहां हुआ है बेटा? 1800
1879 में। कब हुआ है? 1879 में। एक हुआ है बेटा, याद रखना है, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, इस विद्रोह को एक नाम और भी दिया जाता है और वो नाम है उल गुलान। उल गुलान क्या है बेटा? उल गुलान। तो जो मुंडा विद्रोह है ये कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर नाम की जगह पे बेटा, ठीक है। और इसकी साल पूछी जाती है 1899 से 1899 से बेटा 1900, 1899 से 1900। और याद रखना है ये किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिरसा मुंडा से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहां पे? तो नेतृत्वकर्ता और ये विद्रोह हमने सारे के सारे अभी यहां तक देखे हैं। चलिए, जो रंपा विद्रोह है ना, ये 2 बार होगा। रंपा विद्रोह 2 बार होगा बेटा, याद रखना है। दूसरा 1922 से 1924, दूसरा 1922 से 1924। और फिर इसमें ना 1922 से 24 में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति निकल के आते हैं, उनका नाम है अल्लूरी सीताराम। अल्लूरी सीताराम आपने पढ़ा भी होगा, अल्लूरी सीताराम राजू। तो रंपा नाम के 2 हैं, पर ये याद रखना कि रंपा वाला दूसरा रंपा विद्रोह जो है, दूसरा 1922 से 24, और ये भी होगा आंध्र प्रदेश में ही। ये कॉमन चीज है, आंध्र प्रदेश में ही है। कहां पे है? ये भी बेटा आंध्र प्रदेश में। तो ये चीज रहेगी यहां पे कॉमन। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? जो मोपला विद्रोह है वो किन वर्षों के बीच हुआ था बेटा? जल्दी बताओ। क्या 1900? कब हुआ है मोपला विद्रोह? बताओ। बहुत शानदार बेटा, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक कहा है। 1921 से लेके 1922 के बीच में। ये हुआ कहां पे है? क्षेत्र, क्या क्षेत्र आपको पता है? मालाबार। और ये जो मालाबार क्षेत्र है बेटा, ये क्या केरल में है? तो अगर आप इसके बारे में बात करें तो मालाबार केरल में है बेटा, ठीक है। चलिए, इसके बारे में पहला चरण, इसके 2 चरण हैं और दोनों के साल मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी बताए, क्योंकि आपका कोर्स लगभग पूरा हो गया होगा, तो हिस्ट्री आपकी लगभग पूरी है। हिस्ट्री आपकी लगभग पूरी है। तो पहला चरण 36 से 54 है क्या? गलत भी लिख सकता हूं मैं, ध्यान रखना। तो आपको बताना है कि भैया ये सही है क्या नहीं। और दूसरा चरण हुआ है 1921 से लेकर 1922 के बीच में। जो पहला चरण है, जो पहला चरण है उसके नेता कौन है बेटा? तो कुंजा अहमद हाजी हैं। कुंजा अहमद हाजी, कोंडूर ये वर्ड और रहता है इनके नाम के आगे, पर आप अगर ये भी लिख दोगे ना कुंजा अहमद हाजी, ये भी आपने देख लिया तो ये भी ठीक है। तो ये इसके नेता हैं बेटा, ठीक है। और अली मुसलियार दूसरे के हैं। अली मुसलियार, अली मुसलियार जो हैं ये भी नेता हैं। तो ये 4 फैक्ट आपको जरूर याद होने चाहिए, ये भी नेता हैं बेटा। तो मोपला विद्रोह जो है ये 2 चरणों में हुआ है। पहला सवाल तो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा, पहला पूछा जाएगा, फिर एक पूछा जाएगा पहले चरण में कब? 1836 से 54। दूसरा केवल 2 ही साल है, 21 से 22। कोंडूर कुंजा अहमद हाजी नेता है पहले के, और अली मुसलियार बेटा नेता है दूसरे चरण के। किसके हैं? दूसरे चरण के। जल्दी बताओ मुझे एक फैक्ट, जल्दी बताओ कि किसान विद्रोह हैं कुछ जो मैं बताऊंगा आपको बताना है इसके बारे में जितनी थोड़ी सी डिटेल आप जानते हो। तो बताओ मुझे जल्दी कि बिजौलिया आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? पहला, बिजौलिया, बिजौलिया आंदोलन बेटा किस राज्य से जुड़ा है? पहला सवाल मेरा है आपसे।
ठीक है, बिजोलिया आंदोलन। फिर दूसरा पाबना, पाबना, दूसरा मैं आपसे पूछूंगा पाबना आंदोलन, ये पूछा जाता है। पाबना आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? दूसरा। तीनों का जवाब दे दो, मैं 3 पूछ रहा हूं आपसे, तीनों का जवाब आपको देना है। और एक रामोसी, तीसरा कौन सा है? रामोसी। चलो बहुत बढ़िया, पहले का जवाब ज्यादातर बच्चों का ठीक आ रहा है, तीसरा है रामोसी। तो अगर पहले को आप कह रहे हो राजस्थान, तो दूसरे को बंगाल कहोगे, दूसरे को बंगाल बेटा, और याद रखना है तीसरे को क्या कहोगे? महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। तो बिजोलिया आंदोलन के बारे में हम बात करें अगर, तो राजस्थान का है, ठीक है, पाबना का बंगाल, रामोसी महाराष्ट्र। रामोसी कहां हुआ है बेटा? रामोसी हुआ है महाराष्ट्र में। एक ध्यान रखना है, एका आंदोलन और पूछ लेते हैं। एका आंदोलन, एका आंदोलन, एका, एक होने वाला, एका आंदोलन किसने चलाया है? एका आंदोलन बेटा मदारी पासी ने चलाया है, मदारी पासी। एक आंदोलन मदारी पासी ने चलाया है, याद रखना है। 1921-22 में ये चला है, 1921-22 में ये चला है बेटा, 1921-22 में। और इसको कहां पे? तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। हम अगर ये लिखें उत्तर प्रदेश बेटा, उत्तर प्रदेश हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्ट सही है, सही है सारे के सारे। चलिए आगे चलते हैं हम। तो फिलीपींस और वियतनाम के बीच इनमें से कौन सा सागर स्थित है? सीधे सीधे पूछा जाएगा भैया। उस सागर में बहुत गड़बड़ झाला चलता है, उसमें बहुत विवाद होते हैं, ध्यान रखना है आप। चीन बहुत विवाद करता है उसमें। साउथ चाइना सी, तो दक्षिणी चीन सागर बेटा, दक्षिणी चीन सागर फिलीपींस और वियतनाम के बीच है, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर। मैं अब एक सागर और पूछूंगा, बॉब अल मंदेब किसे जोड़ता है? बॉब अल मंदेब, बॉब अल मंदेब जो है वो किस किस को जोड़ता है बेटा? क्या लाल सागर और अदन की खाड़ी को? क्या ये ध्यान रखना है, लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी, ये किससे जोड़ता है बेटा? तो ये बॉब अल मंदेब जो है ये जोड़ता है किसको? ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। और ये किस किस के बीच है? यमन और जिबूती के बीच में, यमन और जिबूती बेटा, यमन और जिबूती के बीच है, ध्यान रखना है किस किस के बीच में है, इट इज बिटवीन यमन एंड जिबूती। फिर मलक्का जल संधि है, मलक्का, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि जो है वो किसको जोड़ती है? ये किसको जोड़ती है बेटा? तो अंडमान सागर, अंडमान सागर है ना, प्लस दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। तो अंडमान सागर प्लस दक्षिणी चीन सागर को ये मलक्का जनसंधि जोड़ती है। क्या जोड़ती है बेटा? मलक्का जल संधि जोड़ती है, ठीक है। और याद रखना है कौन से देशों के बीच है? किन देशों के बीच? किन देशों के बीच है? मलेशिया और इंडोनेशिया। तो ये है मलेशिया व इंडोनेशिया, तो मलेशिया व इंडोनेशिया के बीच है बेटा, ठीक है। ये दो हो गए। तीसरा हम देखते हैं बेटा दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। तो ध्यान रखना है पूर्वी मलेशिया और दक्षिणी मलेशिया के बीच में है, पूर्वी मलेशिया, पूर्वी मलेशिया। अब सवाल इसमें ज्यादातर उल्टा बनता है, पूर्वी मलेशिया और पश्चिमी मलेशिया के बीच में कौन सा सागर है, कौन सा समुद्री क्षेत्र है, यह सवाल बनता है। पूर्वी मलेशिया और पश्चिमी मलेशिया के बीच में, पश्चिमी मलेशिया
के बीच कौन सा सागर है, सीधे पूछा जाता है। तो पूर्वी मलेशिया और पश्चिमी मलेशिया के बीच बेटा दक्षिणी चीन सागर है। ठीक है, चलिए सुंडा जल संधि किसे जोड़ती है? जल संधि व जोड़ किस किस को जोड़ती है? देखो जल्दी से बताओ मुझे। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा सुंडा जल संधि। क्या पूछा जाएगा बेटा? सुंडा जल संधि। तो सवाल ज्यादातर इसमें उल्टा ही बनता है कि सुंडा जल संधि जो है किस किस को जोड़ती है? तो जावा सागर और हिंद महासागर को। तो सवाल हो सकता है कि जावा सागर और हिंद महासागर को इनमें से कौन जोड़ती है? तो बेटा जावा सागर प्लस हिंद महासागर को बेटा कौन जोड़ती है? सुंडा जल संधि जोड़ती है, याद रखना है। और ये स्थित कहां पे है? ये स्थित है इंडोनेशिया में खुद। तो इंडोनेशिया आप देखना कहां पे है? तो इंडोनेशिया में है। और ये किसको जोड़ती है? तो बेटा जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। क्या जोड़ती है? सुंडा जल संधि जोड़ती है। ठीक है, चलिए एक बोरिंग जल संधि है। बोरिंग तो ये भी पूछेगा कि बोरिंग जल संधि किसको जोड़ती है बेटा? तो बोरिंग सागर और चुक्सी सागर को ये जोड़ेगी किसको? बोरिंग सागर बोरिंग सागर चुक्सा सागर को बेटा, चुक्सा सागर को। ठीक है, तो बोरिंग सागर और चुक्सा सागर को ये बोरिंग जल संधि जोड़ती है। और ये अलास्का और रूस के बीच में है। अलास्का क्या है? अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो अलास्का यानी कि यूएसए। और क्योंकि दोनों देश ध्रुव विरोधी हैं तो ये सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो ध्यान रखना है बेटा बोरिंग जल संधि तो भैया यूएसए व रूस के बीच या अलास्का व रूस के बीच है। हम सवाल पे चलते हैं अगले पे। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ। तो बेटा लार्जेस्ट कोरल हैबिटेट, आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट कोरल हैबिटेट जो है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वो कहां पर है? जहां सबसे ज्यादा प्रवाल पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जहां सबसे ज्यादा प्रवाल पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, ये तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक क्वींसलैंड तट है। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक क्वींसलैंड तट है, उसके पूर्व में मिलती है। और विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, यह मूंगे की दीवार है। तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान यानी कोरल रीफ, तो ये मूंगे की चट्टान है बेटा। तो सीधे सीधे सवाल आता है इसका। तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है बेटा, ग्रेट बैरियर रीफ। और ध्यान रखना, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ग्रेट बैरियर रीफ, ये बेटा विश्व धरोहर स्थल भी है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये क्या है बेटा? एक ये विश्व धरोहर स्थल है। ये यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के तौर पे इसको मान्यता दे रखी है। ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड के पूर्वी तट पे। किस पे है बेटा? तट के पूर्व में है, क्वींसलैंड के पूर्व तट में है। ठीक है, चलिए इसमें ध्यान रखना है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति अगर पूछा जाए मूंगे की चट्टान के अलावा, या प्रवाल भित्ति पूछा जाए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पूछा जाए तो भी आप क्या बताओगे? यही। यानी सवालों को अगर थोड़ा बहुत बदल के भी वो पूछता है तो भी आपको वही बताना है। ठीक है, 400 प्लस यहां पे प्रवाल की वो रहती हैं प्रजातियां। इसकी खासियत क्या है? 400 प्लस प्रवाल कोरल की प्रजातियां हैं। तो 400 प्लस कोरल प्रजातियां हैं, 1500 प्लस मछलियों की प्रजातियां इसमें रहती हैं। तो ध्यान रखना है 1500 प्लस मछली प्रजातियां भी आपको यहां देखने को मिलती हैं बेटा। ठीक है, 1500 प्लस प्रवाल जो है वो भी यहां पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की होती है? एक सवाल आएगा, प्रवाल भित्तियों के प्रकार। प्रवाल
भित्ति, यानी कोरल रीफ के प्रकार कितने होते हैं बेटा? सीधे सीधे जवाब बताओ, 3, 4, 5 कितने प्रकार होते हैं कोरल रीफ के? जल्दी बताओ। नंबर 1 तटीय प्रवाल भित्ति, जल्दी प्रकार बताओ बेटा। तटीय प्रवाल भित्ति। नंबर 2 जल्दी बताओ। नंबर 2, नंबर 1 है तटीय प्रवाल भित्ति, नंबर 2 है एटोल, एटोल, और एक तीसरा और मिलेगा, 3 ही मिलेंगे बस आपको। एटोल जो है वो दूसरे नंबर का है, और तीसरी है अवरोधक। जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ना, अवरोधक, ये इसी श्रेणी में आती है। तो अवरोधक प्रवाल भित्ति याद रखना है, ये ग्रेट बैरियर रीफ इसी में है। एग्जाम्पल है इसका, तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है बेटा? ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया की, जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, वो इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसी का एक उदाहरण है। चलिए आगे चलें। अगले सवाल पे आ जाओ। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा सबसे बड़ा है? हिंद महासागर का बेटा, दुनिया का नहीं। अगर दुनिया का पूछते तो आप बता देते, लेकिन आप ग्रीनलैंड ढूंढ रहे होगे, इसमें ग्रीनलैंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा है। हम पूछ रहे हैं बेटा तो मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताओ बेटा? विश्व का सबसे बड़ा मेरे शेरों द्वीप कौन सा है? तो दैट इज ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड कौन से उसमें आता है महासागर में? तो क्या आर्कटिक में आता है? आर्कटिक, हाँ या ना बता दो बस। आपसे मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं। ये क्या आर्कटिक महासागर में आता है बेटा? ये बिल्कुल आर्कटिक में ही आता है। कहां पे आता है? आर्कटिक में। हाँ चलिए आइए शिवम सर आ जाओ। मैं यहीं पर हूं। नहीं, मैं यहीं पर हूं। बताना था कुछ, कर लो आप। कुछ अर्जेंट हो तो बता दो, नहीं। मैं मिलता हूं फिर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बेटा ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है, और ये आर्कटिक में है। अब ये किस उसके अंदर में आता है बताओ, जल्दी बताओ। इसकी राजधानी नूक है। राजधानी जल्दी बताओ, ये किस देश के अंडर में है? इस पे किसका कंट्रोल रहता है? कौन है वो बताओ? कौन सा देश है? डेनमार्क। बहुत शानदार बेटा, डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, तभी तो इसकी अलग राजधानी है। स्वायत्त यानी कि डेनमार्क के अंदर है, लेकिन वहां पे छूट दे रखी है खुली। और बेटा डेनमार्क की राजधानी आपसे पूछी जाएगी, और इसी के लिए आजकल ट्रंप थ्रेट दे रहे हैं बेटा कि हमें दे दो ये। तो राजधानी है कोपेनहेगन। आप कहोगे ना कि जी ये इसकी राजधानी अलग क्यों है? तो बेटा क्योंकि स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनोमस बॉडी है। जैसे एक टाइम पे तिब्बत, जैसे एक टाइम पे हुआ करता था बेटा हांगकांग, उस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या है? एक स्वायत्त क्षेत्र है। चलिए मेडागास्कर। अब मैं आपसे कुछ द्वीप पूछूंगा। नॉर्थ आइलैंड कहां पे है? द्वीप, प्रमुख द्वीप कौन से देश में पड़ेगा बेटा? नॉर्थ आइलैंड। तो नॉर्थ आइलैंड किस में पड़ेगा आपको बताना है। ज्यादा नहीं, 3-4 पूछूंगा बस, और ये आप खुद को चेक कर लेना कितना आपके याद है। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड कहां पे है? न्यू फाउंडलैंड बेटा कहां पे है? तो नॉर्थ आइलैंड देख लिया आपने, न्यू फाउंडलैंड देख लिया। एक सेंटा क्रूज है, सेंटा क्रूज द्वीप है, वो कहां पे है? और चौथे नंबर का है एल्यूशियन बेटा, एल्यूशियन। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये जो न्यू फाउंडलैंड है ये न्यूजीलैंड में है। ये न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड में है। न्यू फाउंडलैंड कहां पे है? कनाडा। आपको सेंटा क्रूज देखना है, ये कहां पे है? स्पेन में। आपको बेटा ये एल्यूशियन देखना है, तो ये द्वीप कहां पे है? यूएसए। ठीक है, जैसे ग्रीनलैंड किसके अंडर में आ रहा है? ग्रीनलैंड किसके अंडर में आपने देखा? तो ग्रीनलैंड आपने देखा था बेटा डेनमार्क के अंडर में। तो ये सारे के सारे द्वीप भी आपके दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाओ। स्तंभ का उनके विवरण से सही मिलान करें।
सही मिलान करना है बेटा स्तंभ का। तो देखो मांग का नियम क्या है, मांग का नियम 2 से मैच कर दो कि आय बढ़ने पर मांग और कीमत विपरीत दिशाओं में चलती हैं। आय बढ़ने पर बेटा मांग का नियम क्या है कि आय बढ़ने पर मांग और कीमत विपरीत दिशाओं में चलती हैं। जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, तो A का 2 हो गया। अब दूसरे नंबर पे देखो, घटते सीमांत उत्पादन का नियम है कि एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ती हुई आगत सीमांत उत्पाद में गिरावट लाती है। निश्चित बिंदु के बाद, जैसे आपने ना एक खेत में बढ़ती हुई आगत का मतलब क्या है बेटा, इनपुट। जैसे एक छोटा सा खेत है, वहां क्या हुआ कि उसमें 10 मजदूर लग सकते थे, आपने 2 लगा रखे हैं, आपने बढ़ा दिया, 3 लगा दिए ना तो और बेहतर रिजल्ट आएगा, 4 लगा दिए तो और बेहतर आएगा, 5 लगा दिए और बेहतर आएगा, 6 लगा दिए और बेहतर आएगा, 10 लगा दिए और बेहतर आएगा। पर उसमें आपने 50 आदमी लगा दिए जिसके लिए कितने काफी थे, केवल 10 ही काफी थे, तो वहां फिर नुकसान हो जाएगा बेटा। यानी फिर सीमांत लागत में गिरावट आती है। क्या आती है बेटा, गिरावट। तो एक निश्चित बिंदु के बाद तो ये हो जाएगा A का 2, A का ध्यान रखना है बेटा 2, B का 1, A का 2, B का 1, ठीक है। A का 2 याद रखना है, और लास्ट में है बेटा याद रखना है C का 3, C का क्या है, 3 है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, अब ये आप अपने आप को टेस्ट कर लो भाई, ये अपने आप को टेस्ट कर लो, क्योंकि इसको यहां पे समझाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरी कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक पूरा चैप्टर मान लो। तो ये आपको एक बार इस चैप्टर को वहां पढ़ना है फिर, है ना। इस चैप्टर को क्या करना है बेटा, आपको वहां ढंग से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आंसर कौन सा आ गया, आंसर कौन सा आया, A का 2, B का 1, C का 3 बेटा, C का 3, ये आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है। कौन सी संस्था है जो रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वे करती है। तो नीति आयोग है क्या, क्या राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान वाला है, राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान वाला है बेटा, जल्दी बताओ संस्थान। क्या नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है, जिससे हम बोलते हैं NSSO। तो याद रखना है, ये सर्वेक्षण करने का काम करती है ये संस्था। क्या करती है बेटा, NSSO करती है। कौन करती है, NSSO करती है। इसमें डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे एक जल्दी से कुछ इसके छोटे छोटे फैक्ट बता दो कि जो NSSO है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। NSSO, ये सीधे सवाल आता है बेटा, किस मंत्रालय के अंतर्गत, भाई इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों ने ना पढ़ी हो ना अभी, तो थोड़ा पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स से सवाल आ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स को यहां समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां आप उसे प्रैक्टिस तो देख सकते हो और कुछ कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो, जैसे हमने कुछ में देखी है, लेकिन जहां पूरा चैप्टर समझाना हो वहां बेटा ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अब इसकी अंग्रेजी आप देख लेना, अंग्रेजी लिख लेना बेशक लिखना चाहो तो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसे ना मोस्पी बोल देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिख ही लो, वरना तो आपको इसमें से कईयों को मिलेगा नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये शॉर्ट में वहां पे मॉस्पी बोल देते हैं, मॉस्पी। ज्यादातर सचिवालय में देखते हैं ना हम लोग, तो ये मॉस्पी बोल देते हैं बेटा, इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो मॉस्पी बोल देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब बेरोजगारी का सूत्र पूछ लिया जाता है बेटा, बेरोजगारी दर, बेरोजगारी का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, बेरोजगारी दर।
अब बताओ बेरोजगारी दर का सूत्र कौन बताएगा मुझे। देखो बेरोजगारी निकालनी है तो सबसे पहले बेरोजगार, कितने लोग बेरोजगार हैं वो देखना पड़ेगा। फिर कितने लोगों में से हैं, कुल लेबर फोर्स कितनी हो सकती है, तो कुल श्रम बल जो है और गुणा 100, यानी कि देखो टोटल बेरोजगार कितने हैं और कुल ऐसे कितने लोग हैं जो काम करने लायक हैं, तो कुल श्रम बल जिसे बोलेंगे हम, टोटल लेबर फोर्स। तो यहां पे तो हमने अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो डाल दिए, नीचे कुल श्रम बल, और इसे कुल श्रम बल का मतलब है, कुल श्रम बल का मतलब है टोटल मिला के कि भैया जो बेरोजगार हैं प्लस रोजगार वाले हैं। तो जो बेरोजगार लोग हैं प्लस रोजगार वाले हैं, तो भैया आप तो कम से कम सब रोजगार पे पढ़ रहे हो, तो आप सब तो रोजगार वाले हो, बस एक नौकरी मिलने की उम्मीद और है। आप सारे बेरोजगार नहीं हो, आप हो तो रोजगार वाले सारे के सारे, बस एक नौकरी और मिल जाए, है ना। तो याद रखना है ये बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उससे संबंधित है। चलिए, निम्नलिखित में से दही बनने की प्रक्रिया के बारे में कौन से कथन सही हैं। देखो पहला, दूध में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में विघटित कर देता है, यानी लैक्टोज को वो लैक्टिक एसिड में क्या कर देता है बेटा, ब्रेक डाउन कर देता है दूध से दही बनने में, पहला। दूसरा, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन दूध के पीएच को कम कर देता है, यानी लैक्टोज किस में बदल गया, लैक्टिक अम्ल में, और फिर लैक्टिक अम्ल जो बन गया वो दूध के पीएच को कम कर देता है, और पीएच कम होते ही भैया दही बनाने की प्रक्रिया जो है को क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। और दही और योगर्ट पर्यायवाची हैं और उनकी बनावट और स्वाद बिल्कुल एक जैसा है, तो ये वाला गलत है बेटा, ये वाला गलत है, ये दोनों ठीक हैं पहले, तो 1 और 2 सही हैं। क्या है, 1 और 2, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सेम जवाब दिया है, 1 और 2, 1 और 2। अब बेटा ये अम्ल के सवाल पूछे जाते हैं, सीधे सीधे रटने की कोशिश करनी है मेरे साथ। टमाटर में कौन सा अम्ल, पूछेगा कैसे सवाल, देखो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेटा याद रखना है ऑक्सैलिक, अमरूद में ऑक्सैलिक, पालक में ऑक्सैलिक, तो टमाटर अमरूद पालक भाई भाई हैं, ऑक्सैलिक, टमाटर अमरूद पालक ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। नींबू में बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है, और संतरा में सिट्रिक अम्ल मिलता है, सिट्रिक अम्ल। चींटी बहुत पूछी जाती है, और मधुमक्खी का डंक बेटा तो फॉर्मिक एसिड मिलता है, फॉर्मिक एसिड। याद रखना है नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड मिलता है, जबकि चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मिलता है। इमली में बेटा टार्ट्रिक, कहते हैं ना अरे भैया थोड़ी टाटरी दे दे, जब हम चूरन वाले के पास जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, भैया थोड़ी सी टाटरी दे दे, टाटरी। तो याद रखना है इमली या अंगूर या कच्चा आम, तीनों में टार्ट्रिक अम्ल मिलता है बेटा, इमली में भी, कच्चे आम में भी और अंगूर में भी है। जो अंगूर में, ये नाम याद रखना, ये अलग है। फिर सिरका में और शराब में एसिटिक अम्ल, देखो सिरका और शराब दोनों में याद रखना है एसिटिक अम्ल मिलता है, क्या, एसिटिक अम्ल। सेब में बेटा मैलिक एसिड, सेब में मैलिक, हाँ जी मिलता है। चाय में टैनिक अम्ल मिलता है। घास में बेंजोइक अम्ल मिलता है, क्या मिलता है बेटा, घास में बेंजोइक। और बेटा मक्खन में ब्यूटिरिक, अरे मक्खन तो ब्यूटीफुल लगे ना, ब्यूटिक, अरे भैया मक्खन कैसा लगे, अरे कतई देखने में भी ब्यूटीफुल लगे जी मक्खन तो ब्यूटिरिक जो है, मक्खन कैसा लगे भैया, अजी देखने में भी ब्यूटीफुल लगे भैया, और तो चले क्या, याद रखना है। सरसों में इरुसिक, मूत्र में यूरिक अम्ल, और कभी कभी आपने देखा होगा यूरिक एसिड बढ़ जाता है शरीर में, तो वो मूत्र में जो मिलने वाला है वो यूरिक एसिड है। और नारियल में बेटा लारिक, नारियल में लारिक अम्ल है, क्या है, लारिक। इसका टास्क मैं दे रहा हूं आपको, कल आने से पहले इसको 3 बार रिवाइज करना है, केवल इसको जरूर करना है बेटा, 3 बार रिवीजन, और ज्यादा से ज्यादा 2-2 मिनट ही तो लगेंगी, 3 बार रिवीजन करना है बेटा इसका, ठीक है। गति और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत कौन सा है बेटा, बताओ। देखो ये कह रहे हैं कि जो चट्टान से गेंद गिर रही है उसको हम स्थानांतरीय गति कहते हैं, यानी ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, पहला। घड़ी की जो सुइयां हैं उसको हम पीरियडिक मोशन कहते हैं, आवर्त गति, यानी वो बार बार उसी पीरियड में वहां घूमती रहती है। दोलन गति हम पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर घूमना है, क्या उसे दोलन गति कहते हैं हम, क्या उसे हम दोलन गति कहते हैं। और डी का बेटा याद रखना है घूर्णन गति, तो जो पंखे के ब्लेड घूम रहे हैं उसे हम घूर्णन गति कहते हैं,
घूर्णन गति। सही बताओ बेटा, इतने लोग गलत मत करो भाई, इतने लोग गलत मत करो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है, ज्यादातर का आ गया सवाल जवाब सही। तो भैया ये कौन सा है? दोलन गति। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय, वी कॉल इट, क्या कहते हैं बेटा, हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं या परिक्रमणीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमणीय गति बेटा कहते हैं। ठीक है, चलिए इन गतियों के थोड़े उदाहरण बता दूं मैं, इन गतियों के उदाहरण। तो ये तो क्या है, ये सीधे सीधे आपको याद रखना है, ये वृत्तीय गति या परिक्रमणीय गति है। क्या है बेटा? परिक्रमणीय गति है, ये वृत्तीय गति है। ठीक है, तो ये आप छोड़ दो अलग। अब ये 4 उदाहरण देखो बेटा। स्थानांतरीय, ट्रांसलेटरी मोशन आपसे कैसे पूछा जाएगा? जब एक रेखा में कोई गति होती है ना, उसको हम स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर कार चल रही है तो वो स्थानांतरीय गति है, सीधी सड़क पर। किसी ने ऊपर से कुदा दी कहीं तो वो नहीं रह जाएगी फिर। ठीक है, ऐसे ऐसे होती हुई। चट्टान से गिर रही है गेंद, बिल्कुल एक ही गति से गिर रही है, रेखा में गिर रही है, तो ये भी क्या है बेटा? ये भी। और प्रेक्षेप्य गति, जो प्रोजेक्टाइल होता है ना बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी क्या है? स्थानांतरीय। तो सीधे ऐसे ही जोड़ के पूछेगा आपसे। एक घूर्णन गति, रोटेशनल, अक्ष पे ही घूमना। तो देखो घूमता पहिया, पहिया क्या करता है बेटा? रोटेशन ही तो करता है। हाँ जी, और घूमता हुआ पंखा भी क्या करता है बेटा? रोटेशन कर रहा है। तो याद रखना है, रोटेशनल मोशन जो है, जब किसी अक्ष पे घूमते रहते हैं तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल, और इसको हम घूमते पहिए से या घूमते हुए पंखे से देखते हैं। एक दोलन गति है, ये वाली मान लो ऐसी, भैया बार बार यहां तक भी आता है, यहां तक भी आता है, और ऐसे ये ऐसे जा रहा है, तो ये दोलन गति है, यानी आगे पीछे जाना। ये दोलन है, यहां लटका हुआ है कोई चीज, यहां जाता है, यहां 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 यहां, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? ये ऑसिलेटरी मोशन है। और पेंडुलम जो है वो दोलन गति करता है। झूला भी आपने देखा होगा ऐसे ही जाता है, तो दोलन गति करता है। और कंपन कर रही है कोई तार, तो वो भी ऐसे ही जाता है, कंपन करने वाला तार भी ऐसे ही जाता है बेटा। तो याद रखना है कि ये दोलन गति है। पेंडुलम, झूला या कंपन करता हुआ तार। पेंडुलम, झूला या कंपन करता हुआ तार दोलन गति है। घूमता पहिया घूर्णन गति है। घूमता पंखा घूर्णन गति है, अक्ष पे घूम रही है क्योंकि चीजें। और सीधी सड़क पर कार चल रही है तो बेटा वो ट्रांसलेशनल, क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन है। लास्ट और देख लो आवर्त गति। ठीक है, क्या है बेटा? लास्ट और देख लो आवर्त गति। तो आवर्त गति है जो समय के संग जिसकी आवृत्ति हो, दोहराई जाए। जैसे तरंग गति है आवर्त गति। जैसे बेटा ग्रहों की कक्षा में जो गति हो रही है वो भी आवर्त गति है। और बेटा घड़ी की सुइयों में भी आवर्त गति है, यानी पीरियडिक मोशन है। समझ में आ रही हो, पहले आपने पढ़ी होंगी उसमें, तो बहुत अच्छा है। नहीं आ रही हो तो कुछ चीज ऐसी भी हैं जो रट लेनी चाहिए। अगर आपने साइंस मैंने अच्छे से समझा है तो मेरे ख्याल से आपने ये की होंगी, पर अगर नहीं भी की है ना तो कुछ चीजों को हमें रट लेना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ना है आपको, है ना? चलिए, कौन सा हार्मोन आपातकालीन स्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, हमारे शरीर में जो जो क्रियाएं हो रही हैं सब किसी हार्मोन की वजह से ही तो हो रही हैं। किसी हार्मोन की वजह से हो रही है? नहीं। तो जब कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तब कौन सा हार्मोन है जो हमें बताता है अरे भैया ये गड़बड़ हो गई? ये तो ध्यान रखना है, थायरोक्सिन। अरे भैया कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? जो डी कह रहे हैं, डी, जो डी कह रहे हैं एड्रेनलिन, वो ठीक है बेटा। तो आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाने का काम करता है। और इसे लड़ो या उड़ो, क्योंकि भैया जब आपातकालीन स्थिति है या तो लड़ो या भाग जाओ। तो जो एड्रेनलिन है उसको हम क्या कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। अब ये 3-4 हैं अलग अलग जो आपको पता रहेगा। जैसे बेटा शरीर के मेटाबॉलिज्म को कौन नियंत्रित करता है? तो थायरोक्सिन करता है, थायरोक्सिन। और हृदय की धड़कन को प्रभावित उत्तेजित करने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन। फिर आपसे पूछेगा कि भैया स्तन ग्रंथियों से दूध निकलने लगे, वो कौन सा हार्मोन है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है उसका एक काम तो यह है कि जो हमारी बेटा जो हमारी स्तन ग्रंथियां हैं उनसे दूध निकलने लगे, एक तो यह है। और प्रसव के समय
यानी जब बच्चा हो रहा हो तो गर्भाशय संकुचन में भी ये सहायक है। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, जो हमारा यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन है उसको करने में भी, गर्भाशय के संकुचन में भी सहायक है, ये ऑक्सीटोसिन है। बेटा टेस्टोस्टेरोन कौन सा है, पुरुष जनन अंगों के विकास में जो सहायक है। जो पुरुषों के जनन अंग जो हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पुरुषों में, तो सीधे सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा हार्मोन पुरुष जनन अंगों के विकास में सहायक है, तो वो टेस्टोस्टेरोन है बेटा, याद रखना है। एड्रेनलिन आपातकालीन स्थितियां बताता है, लेकिन एक सवाल इसका यहां भी बनता है कि कौन सी ग्रंथि से निकलता है बेटा, तो अधिवृक्क से निकलता है, एड्रिनल से निकलता है, इसी को इसलिए एड्रीनलिन बोल देते हैं बेटा। और याद रखना है एक है प्रोजेस्टेरोन, ये गर्भावस्था बनाए रखने में सहायक है, जो गर्भावस्था है उसको बनाए रखने में सहायक है, पर ये तो आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, बार बार पढ़ना है। ठीक है, मैंने दे दिया है आपको 4-5 बार, ये साइंस के तीनों सवालों को 3-3 बार रिवाइज करके आना। ठीक है, जो खासतौर पे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के नहीं है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किस भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना है नृत्य कलानिधि से इनमें से किसे किया गया है, बताओ किसे किया गया है, तो उर्मिला सत्यनारायण है, उर्मिला सत्यनारायण। कौन देता है इसको, मद्रास संगीत अकादमी देती है बेटा। और मद्रास संगीत अकादमी की स्थापना पूछी जाए तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक डेट, उसके अनुसार आप खुद बताना बेटा। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, जिस साल उसकी स्थापना हुई उसी साल इसकी भी स्थापना हुई है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जिस साल स्थापना हुई है उसी साल इनकी भी हुई है, बताओ बताओ कब, 1927। बहुत शानदार बेटा, 1927। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। आज एक आध क्वेश्चन का थोड़ा सा शॉर्ट किया है, मेरे आज सर में दर्द था बेटा, पता नहीं ज्यादा, तो मैं बहुत बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो एक आध सवाल को थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन शॉर्ट कर दिया आज, और आज थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपकी 10 मिनट मैंने लिए और वो 10 मिनट काफ़ी कीमती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कीमती नहीं है। तो कोशिश करेंगे भाई कल से इसको बिल्कुल वैसे ही दोबारा टाइम से करने की। आज का सवाल है, ईरानी ट्रॉफी 2025-26 की विजेता टीम कौन सी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।